बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार के खातों की प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की है। इसमें दिल्ली की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आनंद कुमार के खातों में नोटबंदी के बाद 1,43,00,000 रुपए जमा कराने की जानकारी मिली है। इसमें 18,98,000 नकद जमा कराए गए। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जाँच में बीएसपी के एक खाते का भी पता चला है, जिसमें नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रूपए जमा कराए गए। इसमें 102 करोड़ रूपए 1,000 के नोटों के रूप में जमा कराए गए थे। वहीं 2 करोड़ के नोट 500 के थे, जो अब बंद हो चुके हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक बीएसपी के अकाउंट में 33 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जबकि बाकी रकम दिसंबर में जमा हुई। इस मामले की जांच आगे इनकम टैक्स विभाग करेगा, क्योंकि मामला एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार को नोटिस भेजा है। विभाग को आशंका है कि आनंद कुमार के पास बेनामी संपत्ति हो सकती है। आईटी डिपार्टमेंट ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद के साथ साथ कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को भी नोटिस दिया है। इन कंपनियों पर नोटबंदी के बाद पैसे के गलत तरीके से लेन देन का आरोप है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में तैनात कई अधिकारियों के बैंक खातों की लिस्ट भी मांगी है। कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। आईटी को शक है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ मिलकर बड़ी तादाद में काले धन को सफेद किया गया है। बेनामी संपत्ति को लेकर जी मीडिया की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 2.5 लाख ऐसे घर हैं जो बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये घर बिक चुके हैं और इनमें से अधिकतर घरों को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदा गया है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को आशंका है कि इन घरों की खरीद में भी बेनामी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो सकता है। करप्शन का पैसा हमेशा से इस बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर लगता है। मतलब जो हाइड करने की चीज़ें होती है उसे लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नोटबंदी और पीएम मोदी के खिलाफ आरोपों को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की मुहिम को झटका लगा है। सीपीएम ने कांग्रेस की इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। Many of these opposition parties are not going to attend. If that is the situation, then we will not be there. वहीं तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए, इसलिए अभी हम तय करेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा आरजेडी और डीएमके के नेताओं के शामिल होने की खबर है। मोदी सरकार 30 दिसंबर के बाद भी पुराने नोट रखने वालों पर कार्रवाई करने का विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 500 और 1,000 के 10 या उससे कम नोट रखने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इससे ज्यादा पुराने नोट रखने वालों पर 50,000 रुपए या बरामद की गई राशि का 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस सिलसिले में 30 दिसंबर से पहले एक अध्यादेश ला सकती है। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म रोड अहेड थीम के साथ होने वाली इस बैठक में पीएम अर्थव्यवस्था के हालात का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, जाने माने अर्थशास्त्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 15 आमंत्रित सदस्य अपनी बात पीएम के सामने रखेंगे। रिजर्व बैंक और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों के चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि के अनुमान को कम किए जाने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पीएम उन सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे जिनका आवंटन पहले ही किया जा चुका है। इस परियोजना का मकसद चारधाम तीर्थ यात्रा केंद्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, ताकि इन केंद्रों तक यात्रा और सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो सके। चारधाम परियोजनाओं के तहत उत्तराखंड में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना है। पीएम देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवर्तन महारैली को भी संबोधित करेंगे। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तैयारी बिल्कुल आखिरी चरण में है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए केंद्र से 1 लाख पैरामिलिट्री के जवानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री की 1000 कंपनी की मांग की है। 2 महीनों के दौरान होने वाले चुनाव में 1000 कंपनी यानी 1 लाख जवानों की जरूरत बताई गई है। सूत्रों का कहना है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती, मणिपुर के आंतरिक हालात और बोर्ड की परीक्षाओं जैसे 3 अहम मुद्दों पर सहमति बनने के बाद चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने। पाकिस्तान के कराची के मालिर जेल से रिहा किए गए 220 भारतीय मछुआरे अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस देश लौट आए हैं। ये सभी मछुआरे 1 साल पहले मछली पकड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा वाले समुद्र में घुस गए थे। इन मछुआरों को लाहौर में ट्रेन से बैठाया गया, जहां से वाघा बॉर्डर ले जाकर इन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स को नए नोट और सोने के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इस शख्स के पास से 506 ग्राम सोना जब्त किया है। इस शख्स से 15,08,000 रुपए की करेंसी 2000 के नए नोट के तौर पर मिली है।